तीनों हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे आता है? देखो, तो मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है ना? अब कार्बन डाइऑक्साइड आकर के कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज से आरबीसी में ट्रांसफर हो गई। आरबीसी अपने प्लाज्मा के साथ में उसको कैरी करके ले जा रही है। तो हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट था, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा कि 3 तरह से हुआ। एक तो वो CO2 जो कि आपकी डिसॉल्व फॉर्म में थी, है ना? सबसे पहले एक तो प्लाज्मा में सॉल्युबल फॉर्म में थी, सॉल्युबल फॉर्म में। दूसरा हमने पढ़ा कि वो कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में थी, कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। और तीसरा हमने पढ़ा, मतलब बाइकार्बोनेट आयंस के। और तीसरा हमने ये पढ़ा कि ये HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो टिश्यूज से ये शिफ्ट हो गई। अब हमें ये देखना है कि जब ये आरबीसी वहां पर लेकर के जाती है एल्वोलाई के पास में, तो एल्वोलाई के पास जब ये लेकर के जाती है, तो वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती कैसे और ऑक्सीजन लेती कैसे, है ना? तो क्योंकि वहां पे एल्वोलाई के पास जाने पर अब ये एल्वोलाई के साथ में एक्सचेंज करेगी, ठीक है ना? तो नेक्स्ट एक सब हेडिंग डालेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वोलाई। अब इन गैसेस का एक्सचेंज एल्वोलाई में कैसे होता है? अब देखो वहां पर होता क्या है और किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज ट्रिगर करती है तो वो क्या है? ऑक्सीजन। इसमें किसी भी केमिकल, अदर केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको ऑक्सीजन ही ट्रिगर करती है इस प्रोसेस को। तो ये हमारी आरबीसी हो गई, मैं लिख देता हूँ, ये हमारी आरबीसी हो गई। सर जी हाँ, बताइए। सर आपने शायद ये करा चुका है सर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरी में आपने डायग्राम बता के करा चुका है। हो ही नहीं सकता यार, मुझे नहीं लगता। आप देखो एक बार बताना मुझे, अगर मैंने कराया हो बताना भी और मुझे। 2 टॉपिक पहले ही हाँ, सर, 2 टॉपिक पहले ही। 2 टॉपिक पहले हो ही नहीं सकता, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, तो पहले कैसे करा सकता हूँ मैं? पहले देखो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले देखो, है ना? मैंने आरबीसी का एक्सचेंज कहाँ कराया भाई? आरबीसी कैसे सर आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला, आरबीसी से CO2 और O2 का। नहीं, मैंने बताया था डिफ्यूजन किस प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू डिफ्यूजन कैसे होता है ना? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तो प्रेशर डिफ्यूजन की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से सिर्फ नहीं होता ना। कार्बन डाइऑक्साइड का तो डिफ्यूजन जो होगा वो केमिकली भी हो रहा है ना, कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में हो रहा है। देखते हो, समझो पहले बात को। अब देखो यहाँ पे कैसे एक्सचेंज होता है ना, तो दैट इज रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ CO2 बाय आरबीसी। तो इस एक्सचेंज में कैसे आरबीसी CO2 को रिलीज करती है? अब देखो यहां पर क्या है कि एल्वोलाई की अगर बात की जाए, है ना, तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा अमाउंट में, मतलब इसका प्रेशर ज्यादा है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वहां पे ऑक्सीजन कितना है? 104। तो अब देखो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर की तरफ एंटर करना स्टार्ट कर। जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ एंटर करना स्टार्ट करती है, तो आपने देखा था कि वहां पे HHB बन गया था, है ना? HHB बन गया था, एक हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन से ब्रेक होकर के, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में आ गया था। अब ये HHB क्या करता है कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और खुद में अलग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन अलग हो गया और इसने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा गया करके? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड होता है उसको वीक कर देता है, ठीक है? क्यों?
क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की कॉम्पेटिबिलिटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये हीमोग्लोबिन तो रिलीज हो गया, और अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये जाकर के ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर, ठीक है। अब आते हैं आगे, बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अब यहां पर हमने ये देखा था कि जो HCO3 बाहर चला गया था, ठीक है, जो आपके बाइकार्बोनेट ये बाहर चले गए थे, अब वो क्या करते हैं, तेजी से अंदर की तरफ स्टार्ट करेंगे, है ना, उल्टा। हमने क्लोराइड शिफ्ट में देखा था कि क्लोराइड अंदर आया और बाइकार्बोनेट जो आयन थे वो बाहर गए। अब ये एंटीपोड उल्टा फंक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन एंटीपोड्स में क्या होगा कि ये जो हमारी कैरियर प्रोटीन है, तो कैरियर प्रोटीन क्या करेगी कि अब ये कैरियर प्रोटीन उल्टा प्रोसेस स्टार्ट करेगी। इस उल्टी प्रोसेस में HB, ये HCO3 बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ जाएंगे, और बदले में ऑब्वियसली एंटीपोड है वही उल्टा काम करेगा, क्लोराइड आयन बाहर जाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं ये फ्री हो गए, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन, ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के, इस रिलीज हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाए। दोबारा से फिर क्या होगा कि बाइकार्बोनेट यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 फिर से क्या करेगा, अब यहां से फिर एक और नई प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ये जो आपका H2CO3 है, ये H2CO3 फिर यहाँ पे एक ऑलरेडी जो एंजाइम पहले से मौजूद था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, ठीक है ना, ये फिर से ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2O में और प्लस CO2। H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। H2O CO2 में ब्रेक होने के बाद अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये इसकी मेम्ब्रेन से बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगी। अब ये फ्री हो गई। अब ये कहाँ चली जाएगी, इट विल गो बैक टू एल्वोलाई। तो रेदर देन यहाँ की जगह मैं एरो ऐसे बनाता हूँ। CO2 एल्वोलाई में चली जाएगी और ये H2O यहीं इसके अंदर है, ठीक है ना। इस तरह से ऑक्सीजन ले ली गई और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल गई। अब बताओ, पढ़ाया था क्या ये पहले? सो वो एक्सचेंज और के साथ ट्रांसपोर्ट भी था, आपने ट्रांसपोर्टेशन भी बताया था, यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज है। मैं तभी तो बोल रहा था कि पहले समझ लो। तो टॉपिक का नाम वही था सर। क्या सर मैंने बस आपको इन्फॉर्म कर दिया सर, क्योंकि टॉपिक सेम, वहां पर भी ये जो आपने टाइटल लिखा ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वहां भी सेम था। चलो नोट करो जल्दी से इसको। हाँ खास पे कुछ पूछ रहे हो, बताओ। हाँ बोलो। सर वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी आरबीसी से बाहर ही आया तो प्लाज्मा में नहीं जाएगा। क्या क्या? आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से बाहर आने के बाद प्लाज्मा में नहीं जाएगा, सीधा उधर कैसे जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से बाहर आने के बाद प्लाज्मा में नहीं, क्यों प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा? प्लाज्मा तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ब्लड प्लाज्मा तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अच्छा, मतलब वो उसके अंदर बिना डिसॉल्व हुए सीधे उधर अल्वेलर में चला जाएगा। ऑब्वियसली एक लिमिट के बाद खास पे सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ओके है ना। यस। इसको जल्दी से नोट करो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। सर तो फिर जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में था वो भी ऐसे ही जाएगा। बिल्कुल, वो भी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अब तो प्रेशर ग्रेडियंट शिफ्ट हो गया है ना। तो मैंने तुम्हें जब स्टार्टिंग में एक्सचेंज बताया था, तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, गैसेस के डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, मतलब हम सिर्फ प्रेशर लेवल पे बात कर रहे थे। अभी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो तो ऑब्वियसली कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जहां से ज्यादा है, लो की तरफ वो शिफ्ट होना स्टार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। यस।
ऑक्सीजन कैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करती है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछे जा चुके हैं। आप देखेंगे जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए लास्ट 2 डेज में, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए। आपको थोड़ा ध्यान से सब समझना है मैकेनिज्म को। डन, ठीक है। यस सर। बायोमोलिक्यूल जैसा लग रहा है? नहीं भाई, बायोमोलिक्यूल में तो डिफरेंट मैंने बताया। चलो नोट करो। पहला फर्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग ऑफ O2 with hemoglobin, binding of O2 with hemoglobin tends to displace CO2. Binding of O2 with hemoglobin tends to displace CO2 from blood. This is called Haldane effect. This is called Haldane effect. इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था J.S. Haldane। एंड J.S. Haldane, और ये जो साइंटिस्ट थे J.S. Haldane, ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था, जो J.S. Haldane की वजह से इसको बोलते हैं। तो वहां पे पहले वाले को मैंने बताया क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर इफेक्ट, इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, हेल्डेन इफेक्ट ये वाला है और हैमबर्गर इफेक्ट इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन हीमोग्लोबिन ऑफ लंग्स, blood capillaries So of take lung, up, when hemoglobin of lungs blood capillaries take up O2, comma, the H plus ion is released, the H plus ion is released from it, full stop. The chloride ion goes out of RBC. The chloride ion goes out of RBC and bicarbonate ion, HCO3 minus, and bicarbonate ion comes back again inside RBC. Next one, this bicarbonate ion react with H plus ion to form
कार्बोनिक एसिड, सर बाइकार्बोनेट आयन के बाद this bicarbonate ion react with H plus ion to form H plus ion to form RBC, sorry, H plus ion to form carbonic acid, H plus ion to form carbonic acid, as a result carbonic acid is split into CO2 and H2O in presence of carbonic anhydrase enzyme, full stop. By this way, So with the help of in the presence of in the presence of carbonic anhydrase enzyme, full stop. By this way, CO2 is released into alveoli. CO2 is released into alveoli. क्लियर है भाई सबको प्रोसेस? ठीक। yes yes sir. Sir, हाँ सर वो एक्स्ट्रा 5 mm ऑफ Hg इसी की वजह से आया होगा, वरना बराबर होगा 40-40। क्या क्या एक्स्ट्रा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 5 mm ऑफ Hg आरबीसी के अंदर। 5, हाँ वो जितना Reason- डिफरेंस होगा ना उतना डिफरेंस शिफ्ट होगा, Yes. है ना? इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम खास पे शिफ्ट ही नहीं होने, मतलब इक्विलिब्रियम खत्म ही नहीं होने पाएगा। रीजन क्या होता है कि जैसे जब तक एक्सचेंज हुआ तब तक दोबारा भी सांस तो ले लेते हो ना, Yes, sir. तो 5% का डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। Okay, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट आप डालेंगे न्यूरल रेगुलेशन। नेक्स्ट आपकी हेडिंग हमारे न्यूरल रेगुलेशन। देखो ये बात तो तय है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? हमारा ब्रेन ही है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। हम डर जाते हैं, सांस तेज चलने लगती है, आदमी घबराहट में होता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है ना? तो कुल मिलाकर के ब्रेन ही होता है वो जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब वो कैसे कंट्रोल करता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये नए चैप्टर है ना सर? अरे प्रभु, नया कैसे हो जाएगा? अभी रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, नया कैसे हो जाएगा? sir neural regulation अरे अच्छा, भैया, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं रेस्पिरेशन अभी सही है। अब नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं तुम लोगों को हेडिंग डलवाऊंगा यार। अब रेस्पिरेशन पढ़ा मतलब न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सर ये आखिरी टॉपिक है ना? नहीं सर, आपने इससे पहले कहा था कि वो आखिरी टॉपिक था। इसकी डिजीज भी भाई, डिजीज भी पढ़ाऊंगा मैं, छोड़ूंगा कुछ नहीं। थोड़ा आप लोग पेस मेंटेन रखिए, छूटने कुछ नहीं पाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि नीट का कोई क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको लगे कि आपने नहीं पढ़ा तो आप मुझे फोन करके बोलिएगा सर आपने नहीं पढ़ाया, लेकिन उसके लिए आप लोगों का एक्टिव होना मुझसे ज्यादा जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना ले सकते हो, आप लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग थोड़ा सा पेस मेंटेन रखिए। देखिए तो कहाँ गया, हाँ। तो देखो न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब हमारा ब्रेन कैसे इस चीज को रेगुलेट करता है, समझिए बात को।
सिंपल है। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोन्स वेरोलाई, पोन्स बोलते हैं। नीचे वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कुल मिलाकर के पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों ही ब्रेन के कौन से हिस्से का पार्ट है? लोअर ब्रेन, लोअर ब्रेन क्या होता है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, सॉरी, ये हिंड क्या होता है? हाइंड ब्रेन सर। हाइड ब्रेन कहते हैं। यस सर, मैंने भी वही कहा सर। हिंड ब्रेन है, हाइड ब्रेन, ठीक है। तो ये हाइड ब्रेन का पार्ट है ना, वेरी गुड। चलो, तो हाइड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसका मतलब कुल मिलाकर के हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल हाइड ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब होता यूं है कि ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स है ना, जो कि ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करते हैं, ये दो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर पाए जाते हैं। एक ब्रीदिंग कंट्रोल जो सेंटर है ना, उसको ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब एक पोन्स में है और दूसरा मेडुला में। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, चोंच बाद में चलाएंगे, पहले मेरी बात समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल फोकस होकर के यहीं पे, है ना, समझिए बात को। अब ये जो पार्ट है ऊपर वाला पोन्स, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ऊपर वाले मतलब पोन्स में जो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर है, उसके लिए एक पर्टिकुलर हम टर्म यूज करते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। इसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। अब ये किसको अफेक्ट करता है, क्या करता है, किस चीज को अफेक्ट करता है? ये भाई साहब अफेक्ट करता है हमारे इंस्पिरेशन को, सांस अंदर लेने को। तो सांस अंदर लेने की प्रोसेस को, इंस्पिरेशन को न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है? मेडुला में एक सेंटर मौजूद है, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, डायग्राम जब बनाना तो अभी डायग्राम कोई नहीं बनाएगा जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ा दूं, ठीक है ना। इसके पहले डायग्राम कोई नहीं बनाएगा, है ना। अ, यहीं पर ये जो येलो वाला है ना, चलो मैं एक और बना देता हूँ। यहीं पर मैं येलो ही कलर से, एक और नहीं, येलो कलर से नहीं बनाता हूँ, एक ग्रीन कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे एक और सेंटर बना, इसी के बगल में, येलो वाले के बगल में एक ये सेंटर और है, ध्यान से समझना, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। येलो वाले के बगल में एक और सेंटर है, या ग्रीन कलर ज्यादा है, किसी और कलर से बनाता हूँ। इससे बना देता हूँ, ब्लू नहीं है, ब्लू से बना देता हूँ, ये, ठीक है। यहीं पर मतलब हमारे पोन्स वाले पार्ट में एक और सेंटर। तो दूसरा जो सेंटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये दूसरा वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। कहानी नहीं लिखना, यहीं से समझना है, ठीक है। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है, लेकिन ये आपके लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप, ये दूसरा है एपन्यूस्टिक सेंटर। इसका आज तक हमें फंक्शन पता नहीं चला, ठीक है, नॉट वेल अंडरस्टूड। अभी बायोलॉजिकल साइंटिस्टों को इसका मतलब नहीं पता। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर इसका क्या होता होगा, क्योंकि साइंटिस्टों को नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता होगा, ठीक है। अब दूसरा समझना, बहुत ध्यान से समझना, एकदम बिल्कुल फोकस यहीं पे रहना चाहिए। अब दूसरा वाला ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना। अब आ जाते हैं पोन्स वाले पार्ट में। तो ऊपर वाला पार्ट तो हो गया, पोन्स वाला, मेडुला वाले पार्ट पे आ जाते हैं। मेडुला वाले पार्ट में यहां पर एक और सेंटर मैं बनाता हूं पहले, ऐसा से। अब ये जो सेंटर है ऊपर वाला है ना, ये जो मैं बता रहा हूं है ना, ऊपर वाला, इस सेंट्रल को हम लोग, इससे को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मैं लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप।
VRG कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में शॉर्ट में दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि VRG क्या होता है। VRG इज कॉल्ड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब जो VRG या वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है भाई साहब एक्सपायरेशन। तो देखिए, इंस्पिरेशन का काम करता है निमोटिक सेंटर, ठीक है, निमोटैक्सिक सेंटर, और एक्सपायरेशन का जो काम करता है वो आपका VRG करता है, ठीक है। अब यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि एक नीचे भी सेंटर है, ये येलो वाला, ठीक है। अब ये जो येलो वाला सेंटर है, ये क्या चीज है, ये भी बता। तो दो सेंटर हमारे कहां पे थे बोन्स में, एक का फंक्शन पता है, दूसरे का फंक्शन नहीं पता। बाकी दो सेंटर हमारे कहां पे हैं, ये हमारे नीचे वाले पार्ट में, मतलब कि मेडुला वाले पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं DRG। सो व्हाट इज DRG? DRG stands for dorsal respiratory group. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो DRG है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्लियर? अब देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नर्व्स कहां से आ रही हैं, पहला VRG से आ रही है। VRG से आने वाली जो नर्व्स हो रही हैं, वो किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि VRG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपायरेशन, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये जो VRG से आने वाली मसल्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग आर इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो ये हमारी इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। दूसरा, एक यहीं से, कहां से, VRG से दूसरी मसल आ रही है। तो पहले वाली, ये वाली तो क्या कर रही है, एक तो इंटरकोस्टल मसल को कर रही है, दूसरा किस चीज को कंट्रोल कर रही है, डायाफ्राम को कंट्रोल, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल कर रही है और डायाफ्राम को कंट्रोल, ठीक है, क्लियर है। Yes. ये जो बाकी के दो ये बने हैं, ये आपको नहीं बनाने, ये, ठीक है? ये दो नहीं बनाने। अब इतना जल्दी से बना दो। सही हार्ट भी नहीं बनाना है। हाँ हाँ, इसको हटाइए। सर हाँ बताओ भाई। ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल करेगा, एक्सटर्नल को नहीं करेगा, वैसा होगा? ये किसने बोला कि इंटरनल? मैंने बोला ना, इंटरकोस्टल मसल में तो दोनों आ गई ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। नहीं सर, क्योंकि इंटरनल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सटर्नल रिलैक्स खुद ब खुद हो जाएगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी अपने आप रिलैक्स हो जाएगी ना। तो दोनों ही कंट्रोल, दोनों ही फंक्शन, एक बार इंटरनल को करेगा, दूसरे को एक्सटर्नल को करेगा। So, जी बताएं। सर आपने जो ये अपनेस्टिक मसल्स, सॉरी अपनेस्टिक सेंटर बताया था सर, वो आपने बताया अभी उसका फंक्शन पता नहीं चला, वो डिस्कवर से कैसे हुआ होगा सर, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। कैसे इमेजिनरी पॉइंट है? एक पर्टिकुलर आपकी बॉडी में, मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एक नया ऑर्गन खोजा गया, तो वो मौजूद तो है, हमें पता है, वो उसके टिश्यूज मिल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब वो काम कर रहा है, वो हमको नहीं पता कि क्या काम कर रहा है। सही, वही तो मैं बोल रही हूँ सर, ये वो तो ऑर्गन दिखता सब विजिबल होगा, लेकिन सर ये तो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जो हम बना रहे हैं अभी। कौन इमेजिनरी पॉइंट है? कौन? सर ये सेंटर्स सर ऐसे थोड़ी ना होते होंगे, ये तो नॉर्मली एक हाइंड ब्रेन का पार्ट होते होंगे। अरे नहीं भाई, हमारे ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट है जो पर्टिकुलर काम करता है यार।
हर ब्रेन का हम अपने ब्रेन की मैपिंग कर रहे हैं, हम ब्रेन के कौन सा पार्ट, कौन सा न्यूरॉन कैसा काम करता है, वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है, मतलब कि मतलब बस ऐसे ही बस बोल दिया किसी साइंटिस्ट ने, उसको मान लिया गया। एक्सपेरिमेंट के साथ में प्रूव करना होता है भाई। सर तो ये नॉर्मल मतलब ये सर अलग दिखता है ब्रेन से, मतलब ब्रेन की बोन सेल से? बोन सेल से नहीं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, अलग तरह का फंक्शन करते हैं। उन न्यूरॉन्स के डिस्टर्ब होने पे वो फंक्शंस रुक जाते हैं। ओके सर। डन सर? डन। नो सर वेट। कर लो, कर लो। सर डायफ्राम को कंट्रोल करेगा मतलब एब्डोमिनल मसल सेल्स को कंट्रोल करेगा, ऐसा कुछ होगा कह सकते हैं? हाँ, डायाफ्राम की मसल्स मैंने बताया था ना, वो डायाफ्राम से ही जुड़ी होती है। एब्डोमिनल मसल्स अलग होती है भाई, वो तो एब्डोमेन को कंट्रोल करेंगे। सर आपने कहा था एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से डायफ्राम ऊपर या तुमको नीचे इतना जाता है, मारेंगे पकड़ के ना, तो डायग्राम वो खोलना का जरा, डाइजेशन वाला डायग्राम देखना जरा खोल करके। डायाफ्राम से जुड़ी हुई साइड में मसल नहीं बनाई थी, डायाफ्राम मसल्स। नहीं सर। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार। खोलना अपना जरा डायग्राम खोल के देखना सब लोग। सब मसल नहीं बताएगी डायफ्राम वाली? हाँ यार, कैसी बातें तुम लोग करते हो यार, तुम लोग कुछ भी बोलते हो यार। देखो जरा ऐसे, अच्छा बताना जरा, ऐसे मैंने मसल्स बनाई थी, देखना जरा अपना डायग्राम देखना। मैंने इस तरह साइड में मसल्स बनाई थी, मैंने कहा था ये देखो। यस सर, यस सर। ये अरे यार कुछ भी बोलते हो तुम लोग, वक्त से बोल देते हो यार, सोचा करो। अरे सर सच में नहीं है सर, ये मेरे कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं आप सर? मैं बना नहीं है देती सर। हूँ। पूछो, बाकी लोगों से पूछो, बताओ भाई कौन सा डायग्राम बनाया था, किस डायग्राम बनाया। सर जब आप मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे। ऑब्वियसली जब मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने बनाया था। सर आप उस वक्त कहा था एब्डोमिनल मसल तो बनाया, पर वो उस आपने कहा एब्डोमिनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से डायफ्राम ऊपर नीचे जाता है, तो फिर डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए एब्डोमिनल मसल को कंट्रोल करना नहीं होगा? तुम सामने होते तो मैं कुछ बताता भी तुमको, खास पेल तुम इतने दूर हो, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ यार। भाई तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, पढ़ते नहीं ध्यान से यार। मतलब मेरी पढ़ाने की जो स्पिरिट है ना, वो तुम गिरा रहे हो तुम लोग यार, धीरे धीरे। सीरियसली देखो, मेरी पढ़ाने की स्पिरिट इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप कितना ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये डायाफ्राम नीचे आता है और डायाफ्राम ऊपर जाता है। डायाफ्राम नीचे की तरफ फ्लैट होता है, मतलब ऐसे होता है जब ये मसल्स नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, डायाफ्राम मूव करता है, जब मसल रिलैक्स होती है डायाफ्राम ऊपर जाता है। फिर मैंने आपको एक आखिरी में बोला था, मैंने कहा एक एक पॉइंट और जोड़ लो, कि जो एब्डोमिनल मसल होती है, एब्डोमिनल मसल, वो एब्डोमेन को, पेट को फुलाने और पिचकाने का काम करती हैं। एब्डोमिनल मसल और डायाफ्राम दो पैसिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन इंटरकोस्टल मसल एक्टिव रोल प्ले करती है। आप देखो मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, देखो तो जरा। ये सब सर वो लिखा तो है कहा सर, था। ये सब लिखा है सर, लेकिन ये क्या रह क्या गया यार, ये नहीं मसल बताया नहीं मैंने। दिया था, सब पढ़ाया है सर ये सर, लेकिन डायफ्राम मसल का वो लेबलिंग नहीं दिया था। अरे यार तुम लोग कुछ भी बोलते हो यार। चलो मतलब ठीक है, मैं फिर से लिखा देता हूँ, मैं बना देता हूँ फिर से, तुम लोग नोट कर नहीं लो। सर मैंने लिख लिया मैंने लिख यार लिया। ये तुम लोग मतलब पता क्या, अब ये बेकार की बातें करते हो तुम लोग। तुम लोग सर मैं बोलते हो पेज तुरंत, खोली हुई है सर, अब्डोमिनल तुरंत वाला तुम मेरे लोग बोल देते सामने हो कि सर लिखा आपने हुआ ये है। नहीं कराया, सर आपने ये नहीं कराया। मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ यार, एक एक पॉइंट में नहीं छोड़ता हूँ। मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि ऐसी कोई लेबलिंग रह तो नहीं गई है।
अभी तुम लोग फोकस नहीं रहते हो, इधर उधर की बातें, इधर उधर के क्वेश्चन पूछते रहते हो, तुम लोग खुद में फोकस नहीं रहते हो कि मैं एक एक चीज बोलता हूँ कि ध्यान दो ध्यान दो, 10 बार मैं बोलता हूँ कि इसमें पॉइंट फोकस करना, ध्यान देना, फोकस करना। तो हर पॉइंट पे फोकस करो एकदम, बी ए गुड लिसनर। और तुम देखना, मैं कहता हूँ निष्कर जी से रिकॉर्डिंग लेकर के देख लेना, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि एब्डोमिनल मसल फंक्शन कर रहा है, आप देख ले, क्रॉस चेक कर लेना। ध्यान नहीं दोगे तो मैं भी शॉर्ट में निपटा दूंगा, मैं भी इतना नहीं डिटेल में पढ़ाऊंगा। नोट किया सब, पूरा नोट कर लिया सर बस एक सर। अब भी ध्यान से समझो, जिसको जहां पे नहीं समझ में आ रहा हूं मैं दोबारा समझा दूंगा। डन हो गया भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, DRG ठीक है। एक और चीज, इसी को थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर रहा हूं। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? सुना यस दो। सर। ये हमारी रिब्स हो गई, ठीक है, तो ये हमारी रिब्स हो गई। मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई, VRG और दूसरी DRG, है ना? तो मैंने कहा कि यहाँ पे दो सेंटर, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरा हमारा जो सेंटर है ये VRG और दूसरा सेंटर है DRG जो इसके थोड़ा सा नीचे है। तो एक तो निकल करके जो हमारी नर्व नर्व सेल्स आई हैं, नर्व कॉर्ड्स आई हैं, वो VRG से निकल के आई हैं। VRG से मतलब ये अंदर की तरफ गई हैं। VRG से निकलकर आने वाली जो हमारी मसल जो न्यूरॉन्स है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल करती है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल कर, और क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक। दूसरा हमारा DRG है। DRG से आने वाली नर्व है, ये कंट्रोल कर रही है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, और क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर।
अब मुझे लगता है कि Sir, 100% relax. आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं। ये इतना इंफॉर्मेशन और नोट कर लीजिए। सर जी बताएं। और वो दूसरी बातें रिलैक्स नहीं करेंगे? या रिलैक्स तो मसल अपने आप हो जाती है, रिलैक्स करने में एनर्जी कहाँ खर्च होती है और कमांड की जरूरत कहाँ पड़ती है? सर एक जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बाहर वाली। देखो मैत्री, हाथ उठाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है कि हाथ गिराने के लिए एनर्जी चाहिए होती है? सर उठाने के लिए। तो जब आप हाथ उठाते हो तो आपके हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। हाथ गिराने के लिए तो एनर्जी नहीं चाहिए होती है, वो तो अपने आप होता है। हाँ सर, तो सर आपने इधर बस दोनों का कॉन्ट्रैक्ट लिखा है एनर्जी बताने के लिए। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आप ये बोलो। यस सर। सर कुछ नहीं सर, मुझे लगा आप एक वो वाला बता रहे हो, एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मुझे समझ में नहीं, आप एनर्जी वाला बोल रहे थे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कमांड कॉन्ट्रैक्शन के लिए दी जाती है, रिलैक्सेशन के लिए कोई कमांड थोड़ी ना होती है। यस सर। डन, सबने बना लिया? ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सर रुक जाइए 1 मिनट। अरे यस सर, रुक जाइए। अब गायब हो गया, अब नहीं आ पाएगा। सो VRG DRG वाला, 1 मिनट सर। सर मुझे याद है, 1 मिनट 2 मिनट दीजिए मुझे। यस सर, डन। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। नोट करो। इट इज कॉज्ड ड्यू टू allergic reaction. It is caused due to allergic reaction from foreign substances from foreign substances. सर एलर्जी की Allergic reaction from foreign substances from foreign substances that affect the respiratory tract, that affect the respiratory tract. ठीक है, that affect respiratory tract. सर हाँ, सर इसमें फॉरेन होना नेसेसिटी है? प्रभु, हमारे शरीर का कोई ऐसा केमिकल है क्या जिससे हमें एलर्जी होती हो? नहीं सर। एलर्जी किससे होती है? सर मतलब वो वाला फॉरेन नहीं पूछा था सर मैंने, मतलब बाहर, ऑब्वियसली बाहर तो फूड जो भी होगा। नहीं सर, वो वाला नहीं, मतलब जैसे हमारी कंट्री में जो नहीं होता या फिर हमारे सराउंडिंग्स में जो नहीं होता हो। मतलब सर मतलब ये सर कि फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब आपने ये बोला ना कि जो बाहर से होते हैं। का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी। अच्छा सर, ये था, फिर ठीक है सर। Any kind of substance which is not part of the body, that is called foreign substance. They work like antigen. ठीक है, नोट करेंगे। बट सर हाँ, सर कुछ तो लोग एंटीजन क्या होता एलर्जी कैसे होते हैं सर, उनके उसमें इम्यूनिटी नहीं होती है उस सब्सटेंस के लिए? मेरे को सबको तो होता नहीं है। एलर्जी किसी भी चीज से, किसी को किसी चीज से एलर्जी हो सकती है। कोई भी चीज एंटीजन की तरह बिहेव कर सकती है। वो डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या एंटीजन है क्या नहीं है। सर तो वो सर एंटीजन आपके लिए धूल धुआं एंटीजन है, मेरे लिए नहीं है।
तो ये हमें आप में डिपेंड करता है किस बॉडी के लिए क्या चीज एलर्जेंट है। नहीं किसी सर, किसी मैंने को पूछा जेनेटिक हो सकता है अगर हो ना। क्या मतलब? सर मैंने बोला जेनेटिक्स। नहीं, ये जेनेटिकल डिजीज नहीं होती है। ओके। एलर्जी इज नॉट जेनेटिकल डिजीज। सर एंटीजन। क्या एंटीजन? हाँ जी सर। और सभी एलर्जेंट एंटीजन ही होते हैं। मतलब एंटीजन क्या होता है? Any foreign substance that start formation of the any type of the antibody from the immune system is called antigen. It may be biotic or abiotic substance. ठीक है? यस सर। Next, allergent stimulate the release of allergent stimulate the release of histamine. सर क्या सर, एक बार रिपीट करिए। Allergent stimulate release of histamine. स्टिमुलेट की बात की। Allergen stimulate release of histamine from mast cell. तो होता यूं है कि सपोज दैट ये आपका हाथ था और आपने क्या किया, आप कोई मार्केट से बढ़िया सी क्रीम खरीद के लाए, आपने वो क्रीम अपने हाथ पे लगाई और जैसे आपने हाथ पे लगाई, आपकी स्किन के नीचे ब्लड में छोटी छोटी सेल, उनको मास्ट सेल कहते हैं। ये क्रीम आपके लिए एंटीजन की तरह काम कर रही है या क्रीम आपके लिए एलर्जेंट की तरह काम कर रही है। तो अंदर की जो मास्ट सेल होती हैं, ये केमिकल रिलीज करती है, उस केमिकल का नाम है हिस्टामाइन। ठीक है? इसी हिस्टामाइन की वजह से हमें खुजली होती है, जलन होती है। इसीलिए आप देखो जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें लिखा होता है कि बिफोर अप्लाइंग टू द बॉडी प्लीज अप्लाई ए स्मॉलर पार्ट एट टेस्ट एट योर स्किन, है ना? तो आप क्या करते हो कि थोड़ा कोई भी क्रीम लाते हो, कोई भी केमिकल लाते हैं जो शरीर में यूज करते हो, तो आप थोड़े से पार्ट में लगा के देखते हो, अगर वो हिस्सा रेड हो गया तो आप जान जाते हो ये आपके लिए एलर्जेंट है, और नहीं हुआ तो आप उसको यूज कर लो। ठीक है? नॉर्मली हेयर कलर्स वगैरह बाकियों में सब में लिखा होता है, मैंने देखा हुआ है, सभी में लिखा हुआ होता है। उसका कारण यही है। ठीक है ना? तो दैट्स हाउ एलर्जी टेक प्लेस। सर आपने एलर्जी बोला था ना, एलर्जिन बोला था ना? एलर्जेंट। ठीक है? सर वो पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। किसी चीज के आखिरी में ईएनटी लग जाए तो वो बन जाता है क्या? नाउन। ठीक है? और ईवाई या आईएनजी लग जाए तो वो चीज बन जाती है वर्ब। तो एलर्जी इज अ प्रोसेस एंड एलर्जेंट आर अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? तो किसी भी तरह के, हाँ सर ये अपने जो हिस्टामाइन बताया है सर, ये स्किन में ही प्रेजेंट होता है कि बाद में फॉर्म होता है? मैंने बताया ना कि मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करती हैं। कब? जब एलर्जेंट आ जाता है। अच्छा, मतलब स्टोर नहीं होती है ऑन द स्पॉट। ये मास्ट सेल है, ये है मास्ट सेल। जब कोई भी एलर्जेंट आ जाता है तो एलर्जेंट के आते ये अपनी बॉडी से एक केमिकल रिलीज करती है, उसका नाम हिस्टामाइन। अभी क्लियर है? यस सर। सर सर प्रोटेक्शन करने के लिए वो करता है। क्या? सर प्रोटेक्शन के लिए हिस्टामाइन रिलीज होता है। ये अलार्म है, एक तरह से अलार्म। ठीक है? बिल्कुल, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए रिलीज होता है, उसका अलार्म। ठीक है? कि बॉडी के किस पार्ट में अटैक हुआ कैसे पता लगेगा? यस सर। तो वो एरिया रेड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म है। वो एरिया रेड हो जाएगा, फिर आप वहां खुजली करोगे, फिर वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पे सेल्स आयरन को कंज्यूम कर लेंगी। जब सेल्स आयरन को कंज्यूम कर लेंगी तो बैक्टीरिया डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सर तो जो हमको सेंसेशन ऑफ इरिटेशन होता है वो हिस्टामाइन से होता है? हाँ बिल्कुल, वो फील। हमें हिस्टामाइन से होता है। ओके सर।
ठीक है, आगे चले। सर वो Yes, पिछला sir. वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए कौन वाला पॉइंट? सर लास्ट कौन वाला लास्ट? मतलब हिस्टामाइन रिलीज सर करने वाला, एलर्जेंट Allergen stimulate release of histamine. एलर्जेंट stimulate release of histamine from mast cell. ठीक है, which have severe effect as bronchiolar smooth muscles to contract, bronchiolar smooth muscles to contact, and causes bronchial asthma, coughing. So can you please repeat? फिर चलो नोट करो। Allergent stimulate release of histamine from mast cell, which have severe effect as bronchiolar smooth muscles causes bronchial asthma, coughing, wheezing, excess of mucus secretion, which clog bronchi or bronchiole, जाम कर देता है बिल्कुल, जिससे सांस लेने में आदमी को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, So, हाँ सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये स्किन से ब्रोंकियो मतलब ब्रोंकियोल तक कैसे पहुंच गया? भैया, स्किन के नीचे मतलब हमारी एपिडर्मिस के नीचे हर जगह मास्ट सेल मौजूद है, इसलिए एलर्जी कहीं भी हो सकती है। मैंने कहा कि मास्ट सेल हमारी लेयर के नीचे पाई जाती है, तो मास्ट सेल हमारी एल्वुलाई में भी पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, ये हमारी एल्वुलाई हो गई। अब ये हमारी एल्वुलाई, ये हमारी एल्वुलाई हो गई। ठीक, तो मास्ट सेल यहां भी मौजूद है। ठीक, बाहर से सांस के साथ में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, कॉज हुई, मास्ट सेल ने हिस्टामाइन रिलीज किया, हिस्टामाइन रिलीज होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, म्यूकस भरने लगा, तो एल्वुलाई में स्पेस कम पड़ जाएगा, सांस फूलने लगेगी, एयर के एक्सचेंज की जगह कम बचेगी, आदमी को दिक्कत होने लगेगी। यही अस्थमा है। अच्छा सर, तो मतलब वो क्रीम का पहला एग्जांपल दिया था आपने, राइट? मैं भैया समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, समझ गए? हाँ मास्ट सेल सर, सब मतलब जगह वो पाए पहला जाते वाला एपिडर्मल से लेयर से रिलेटेड था और दूसरा वाला फॉरेन सब्सटेंसेस जब हम इनहेल करते हैं। हैं। दोनों ही कंडीशन में फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आते हैं और हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन करती है। यस सर। तो सब्सटेंस कहीं से है। दूसरी डिजीज में आए, यस सर। सेकेंड डिजीज है
एम्फाइसेमा। ठीक है, एम्फाइसेमा का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ये एम्फाइसेमा है इन्फ्लेशन, और इसका मतलब होता है फुल ऑफ एयर। अब होता क्या है, नोट करेंगे। मेनी सेप्टा बिटवीन एल्वलाई एंड much of elastic tissues, many septa between alveoli and much of elastic tissue get destroyed and replaced by connective tissues. Full stop. The major cause is Sir, replaced by connective tissue. Next, major cause is cigarette smoking and inhalation of major cause is cigarette smoking and inhalation of other toxic smoke. The collapse, next point है, the collapse of septa greatly reduce exchange of gases. sir, the collapse of septa. The collapse of septa greatly reduce the exchange of gases, due to which lungs remain inflated, even after expiration. Sir, inflated की बात क्या है? After expiration, ये एल्वुलाई में जो इस तरह के सेप्टा होते हैं, ये जो सेप्टा होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुल मिलाकर के ये है कि जब आदमी सांस छोड़ता है तो एक्सपायरेशन में सांस छोड़ने में लंग्स जितने कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते और ढीले हो जाते हैं, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज कम हो जाता है। इसको एम्फाइसेमा बोलते हैं। ये सिगरेट पीने से होता है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, हमारी जो एल्वुलाई है वो इस तरह की गुच्छे की तरह है, इनमें सेप्टा पाए जाते हैं। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो तेजी से सिकुड़ जाते हैं और पावर से, प्रेशर से गैस बाहर निकलती है, और जब सांस लेते हैं तो प्रेशर से अंदर आते हैं, जिससे कि गैस का एक्सचेंज बढ़िया से हो जाता है। सिगरेट पीने के बाद ये सेप्टा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनमें लिक्विड जैसी कोई चीज भर जाती है और इस तरह से ढीले हो जाते हैं, जिससे कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो उतने प्रेशर से सांस बाहर नहीं जाती और ना ही उतने प्रेशर से अंदर आती है। तो जब ये प्रेशर कम हो जाता है
तो जो गैसेस का एक्सचेंज है वो स्लो हो जाता है, जिससे आदमी की सांस फूलने लगती है। तो सिगरेट पीने वाले लोग ज्यादा उनके अंदर स्टेमिना नहीं होता, दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, जल्दी उनकी सांस फूलने लगती है। उसके पीछे यही रीजन होता है। इसको इस डिजीज को एम्फाइसेमा बोलते हैं। ठीक है। यस थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल से मतलब हुआ कि आप ऐसा काम करते हो कि उस काम से आपको लंग्स की बीमारी होनी होनी। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि जो आदमी ट्रैक्टर चलाता है, ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है, जो खेत में ट्रैक्टर चलाता है, तो तय है कि उस आदमी के लंग्स में इतनी डस्ट चली जाती है कि उसके अंदर सिलिकियोसिस हो जाती है, सिलिका डिपॉजिट होने लगती है, सिलिका की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में। जो आदमी एस्बेस्टस की फैक्ट्री में लेबर है, सीमेंट की फैक्ट्री में लेबर है, उसको एस्बेस्टियोसिस होनी ही होनी। क्यों? एस्बेस्टस की धूल जाके जमा हो जाती, सीमेंट की फैक्ट्री में सिलिका जमा हो जाती। जो बंदा कॉटन धुनकने का, रुई धुनकने का काम कर रहा है, कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके लंग्स में सिलिका डिपॉजिट होना ही होना। तो ये ड्रॉबैक है। ऐसी डिजीज जो आपके ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की वजह से आपको हो जाए, रेस्पिरेशन की, उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ग्लास की फैक्ट्री में काम करते हैं। कीर्तिनगर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्लास, कांच घिसने का काम करते हैं। उनके पूरे मुंह में पूरी सिलिका जमा होती है, आप देखोगे। ठीक है? तो वो क्या है, ये बीमारी होनी ही होनी। इनको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। ठीक है। नोट, they are caused due to harmful substances such as gas, fumes, dust, full stop, silicosis and asbestosis are two common example. सर आपने सच एज गैस के बाद क्या बोला? Such as gas, fumes, dust, full stop. Silicosis and asbestosis are common example. Sorry. They are characterized by development of connective tissue at upper part of development of connective tissue at सर हाँ, आवाज नहीं आई आपने एट के बाद क्या? किसके बाद? एट के बाद कनेक्टिव टिश्यू एट upper part of Of? हाँ, upper part of lungs. ठीक है। सर तो ये माइन वर्कर्स में भी होता होगा कोई डिजीज, जब कोल उनके अंदर जाता होगा। हाँ, वो तो कहीं पे भी है, कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज ऐसी ही होती है ना। कहीं पे भी सिलिका होगा। एक मिनट। सर चैप्टर खत्म हो गया ना? हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट। मुझे थोड़ा सा चेक करने दो।
हाँ, सबको, ये कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, इवन जो लोग नोएडा में रहते हैं वो भी, फरीदाबाद, नोएडा में रहने वाले लोग, सबको डस्ट की प्रॉब्लम होगी। दिल्ली में हर आदमी को सिलिकोसिस है, अस्थमा है 11%। सर तो वो लोग तो बहुत प्रोन हो जाते होंगे इन सब चीजों से। उनका 10-12 साल उम्र कम हो जाती, और कुछ नहीं। यस सर। और सर यहाँ के मतलब अगर यहाँ के लोग अगर वहां जाते हैं तो वो इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वो सब ये बीमार नहीं। हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आने के बाद बीमार हो जाते हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो तो सस्टेन कर ही नहीं पाते। उन लोग बहुत टाइम लगता है उन्हें एडजस्ट करने में, 2 महीने लग जाते हैं। रीजन ये कि लंग्स, अब देखो ये कर्व है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, तो हेडिंग डालो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मैं जितना बताऊं उतना ही आपको सिर्फ नोट करना है इसमें। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहां पे क्या है, सैचुरेशन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये इस वाले जो उसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में दिया हुआ है ना। तो पहले क्या होता है, धीरे 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 ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। आप देखते हैं कि 100 के पहले पहुंचने पे, है ना, जैसे यहां पे पहुंचता है, उसके बाद यहां के बाद आप इनफैक्ट यहां के बाद आप देख पा रहे हैं 50 mmH, ये 30 mmHg के पास है। तो 30 mmHg के बाद, है ना, यहां पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन का ये जो कर्व है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, और एक लिमिट पे जाकर के जब हीमोग्लोबिन के सभी मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, है ना, O2 बाइंड टू Hb, है ना, तो टोटल जब पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल एंगेज हो जाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बढ़ जाता है। फिर आप कितना भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से सैचुरेशन जो होता है पूरा हो जाने के बाद फिर ये कर्व ऊपर की तरफ नहीं जाता। यही क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं O2 डिसोसिएशन कर्व, ठीक। इतनी सी बात सर और ये रहेगी। टिश्यूज एट रेस्ट क्या लिखा है? क्या टिश्यूज एट रेस्ट। मैंने बोला ना, वो बिल्कुल नहीं देखना कुछ। वो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। लो, आपको सिर्फ तो उसके बाद ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो फर्क नहीं सेम पड़ेगा। ही रहेगा कर्व कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी ओके बात है खास में, कि हमें कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है ना, और हमारे पास 100 घोड़े हैं, ठीक है। अब अभी आप क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे घोड़ों के नंबर बढ़ाते जाओ, सामान बढ़ाते जाओ, घोड़ों के नंबर बढ़ाते हो, सामान, एक लिमिट आएगी कि 100 घोड़े सब खत्म हो जाएंगे। फिर आप सामान कितना भी बढ़ा दो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ना बढ़ जाएगा, है ना। सेम थिंग, सिंपल सी बात। तो इस कर्व को बना लो, है ना। सर वो हेडिंग क्या थी? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये हेडिंग होगी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सर इसमें ये दो को अलग क्यों बताया है, टोटल ब्लड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बाउंड टू Hb? क्या मतलब, समझ नहीं सर पाया ये क्या पूछ रहा हूँ? दो अलग अलग लाइन क्यों बताई गई हैं, टोटल ब्लड O2 और O2 बाउंड टू Hb? अरे भाई मैत्री, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाती हो।
अच्छा एक बात बताओ, क्या सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन से ही होता है? नहीं सर। फिर तीसरा और किससे होता है? सर सर मसल से भी तो होता है। अरे यार तुम्हारे चरण कहाँ हैं? तुम अपने पैर दिखाओ, मैं पहले चरण छू लूं तुम्हारे। एक बात बताओ, अभी तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि 97% ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन एंड 3% इज बाउंड टू बी डिसॉल्व कंडीशन विद द प्लाज्मा। तो टोटल ऑक्सीजन की जब बात हो रही है, सो टोटल ऑक्सीजन दैट काउंट 100% and that is bound to the O2, we are talking about the 97%. आप समझ आया? यस सर। तुम एक काम करो पैतृक, ब्राह्मी जानती हो? ब्राह्मी जानती हो? ब्राह्मी क्या होती है? नहीं सर। नहीं जानती हो? उत्तराखंड में खूब मिलती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग। हाँ सर, वो छोटी सी लिजर्ड ना। हेलो हे प्रभु, सर, वो भगवान छोटी सी तुम्हें लिजर्ड ना। सद्बुद्धि दे। छोटी सी लड़ने ब्राह्मी, ये बाबा रामदेव इतना बिजनेस कर रहा है इस ब्राह्मी से, ठीक है, ये एक ब्राह्मी इंडिया में आयुर्वेद में ये एक्सटिंक्ट होने वाली ब्राह्मी, इसको उगाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। उत्तराखंड में ढेर होती है, ठीक है, उत्तराखंड में ढेर होती है, बहुत होती है, नॉर्थ एरिया में भी बहुत होती है। ब्राह्मी एक तरह की जड़ी बूटी है, ठीक है, ये जड़ी बूटी उत्तराखंड में बहुत पाई जाती है, इससे बुद्धि बढ़ती है ना, तो इसको घोल के पियो कुछ दिन, ठीक है, समझ रहे हो नहीं? सर समझ मुझे समझ में नहीं आया था जब आपने बोला था और किससे होती है, वो एकदम से आपने पूछा ना, तो एकदम से मुझे लगा कि मे बी आप समझ आया? मसल सेल से भी होती होगी रेस्पिरेशन, तो मैंने वो आप बोला। समझ आया कि नहीं आया? तुम बताओ पहले, हैं? सर क्या? तुम ब्राह्मी घोल के पियो थोड़े दिन, ठीक है। सर वो यहाँ नहीं मिलती है शायद। हाँ उत्तराखंड में, चुप करो। नहीं तो सर मैं पूरे उत्तराखंड में तो नहीं रहती हूँ सर, मैं रानीखेत में रहती हूँ, कुमाऊं रीजन। हाँ मैं, अरे आई नो वेल, कुमाऊं रीजन में तो और फ्लोरा फोना इतना है, वो तो मतलब वो है, क्या बोलते हैं, कौन सा पार्क, क्या बोलते हैं, कौन सा पार्क है वो? तो कौन सा? कौन सा नेशनल पार्क है तुम्हारे यहाँ? सर जिम कॉर्बेट। वहां पे जिम कारपेट है। वैली ऑफ फ्लावर कौन सा नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क है कि नहीं? बायोस्फीयर रिजर्व है। सर कौन सा रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व है ये रानीखेत, वैली ऑफ अच्छा फ्लावर। सर, वो नैनीताल में। नहीं भाई, रानीखेत के पास में वैली ऑफ फ्लावर ना, वो तो सर रानीखेत में रानीखेत आता के है, पास में होगा सर, लेकिन रानीखेत में कुमाऊं में आता है, कुमाऊं में आता है ना, गढ़वाल रीजन में नहीं आता है। हाँ। अब वैली ऑफ फ्लावर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है, उस एरिया में बहुत मिलती है वो। उसमें वैली ऑफ फ्लावर में बहुत सारे ब्राह्मी के छोटे छोटे फूल होते हैं, उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है। बाबा रामदेव उसको घोल घोल के पिला रहे हैं लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा, है ना, क्या जो 2 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि 2 मार्क्स में स्कूल वाले आपके पूछ सकते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। किसी को डाउट हो अभी पूछ लो। सही ग्राफ बनाने को आता ग्राफ बनाना है, नहीं बनाया क्या? है सर? नहीं बनाने को आता है। हाँ बस इसमें बस इतना ही है, और क्या है, ये ग्राफ यही बताता है कि एक सैचुरेशन लेवल पे जाने के बाद ये फर्दर और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सैचुरेट, जब पूरा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो बाउंड करने की कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगी। आप फिर कितना भी ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ओके सर। तो सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एक बार ओके कहने का मतलब कि अब दोबारा मैं पूछूंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? सोच समझ के बोलना, अगर कहीं नहीं समझ में आओगे फिर समझाऊंगा, बताओ कहीं भी डाउट हो। एक बार और समझा दो। क्या समझा दो एक बार? क्या ग्राफ? सर यस सर। ग्राफ एक बार और समझा दो, ठीक है। देखो मैंने ये बोला कि देखो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन के नंबर्स कम होते जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ाते जाओ, तो ऑक्सीजन की बाइंड करने की कैपेसिटी स्पीड से बढ़ रही है,
जब सब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाएंगे, ऑक्युपाइड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन का प्रेशर आप फिर कितना बढ़ाते आइए, देखो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा है, एक लिमिट के बाद सैचुरेशन बंद हो गया, ठीक है ना? तो जब सब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बाउंड हो जाएंगे, तो उसके बाद ऑक्सीजन बढ़ा लेने के बाद, ऑक्सीजन कितना भी आप बढ़ाते आइए, ऑक्सीजन का लेवल कितना भी बढ़ाते आइए, उस लेवल को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बॉडी। तो मतलब कि अगर आपकी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन दी जाए, तो एक लिमिट तक आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी की या हीमोग्लोबिन की एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के ऊपर फंक्शन नहीं कर सकती। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है? यस सर, आ गया यस समझ। सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन, ठीक है? चलो सर अब सर नेक्स्ट, हाँ बोलो सर बोलो बोलो। सर क्रोमेटिन क्रोमेटिड क्रोमोसोम बता दीजिए एक बार। फिर से सर क्रोमेटिन क्रोमेटिड और क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्रोमेटिड और क्रोमोसोम। क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, ये दोनों एक ही चीज है। चाहे आप बोलिए क्रोमेटिड, चाहे क्रोमेटिन फाइबर बोलिए, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है? पहली बात, क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए के धागे इस तरह से खुले पड़े, इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। उसके बाद क्या होता है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, तो पहले ये रेप्लिकेट करता है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेल के अंदर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ये इस तरह की प्रोटीन होती है, ऑक्टामर में बता चुका हूं, हिस्टोन प्रोटीन बता चुका हूं ना? Yes, sir. हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटना शुरू हो जाएगा। लिपट लिपट के सोलेनॉइड बनाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोलेनॉइड बनाएगा और लिपटेगा। और थोड़े देर बाद जब सेल डिवाइड होने वाली होगी, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम कॉम्पैक्ट और कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम क्रोमोसोम कहें। नाइन्टी 90% टाइम सेल के अंदर क्रोमेटिन पाया जाएगा। सिर्फ सेल जिस समय डिवाइड कर रही है, उसमें भी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन 3 फेजेस में आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम क्रोमेटिन पाया जाता है, डिवीजन के समय पे कंडेंस हो जाता है और उसको क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन से मिलकर के बना। क्लियर है? हास्पेल? यस ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। हाँ बताओ। जब क्रोमेटिन फाइबर होता है, तो तब भी उधर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हेलिकल शेप होगा? नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे, देखा नहीं जा सकता। मतलब जो हमने डबल हेलिकल कहा था वो होगा पर देखा नहीं जाएगा। वो तो डीएनए है, उसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है? सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताइए। सर वो जो लिजर्ड होती है वो सिर्फ मेल होती है? क्या 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 उधर? सर लिजर्ड सिर्फ मेल होती है, फीमेल नहीं होती? नहीं, क्यों? ये किसने बोला? मेल फीमेल दोनों होते हैं लिजर्ड्स में। सर मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा था कि वो सिर्फ मेल होती है क्योंकि वो पार्थेनोजेनेटिक होती है। लिजर्ड्स ये जो डोमेस्टिक लिजर्ड्स होती हैं, यस सर। नहीं, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। वो किसी और लिजर्ड के बारे में तुमने पढ़ा होगा। लिजर्ड्स में पार्थेनोजेनेसिस हो सकती है, ठीक है? हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस हो सकती है, लेकिन मेल फीमेल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सर तो पार्थेनोजेनेसिस कैसे होती है उसमें? पार्थेनोजेनेसिस में ऐसे होता है कि देखो, एक एग है और एग में मान लो, जैसे हनी बी का एग्जांपल बताता हूँ। एक एग है तो हनी बी में वैसे 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 16 के सेट होते हैं, 16 के सेट होते हैं। तो एग में 16 आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसी से बिना फर्टिलाइजेशन के पूरा का पूरा ये डिवाइड किया और सेल डिवाइड कर करके पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ये हैप्लॉइड ही होगा। सर ये सारे हनी बीज में होता है?
नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसमें होता है ना, जो जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं वो मेल ड्रोन होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मेल ड्रोन बनेंगे। ओके सर। और बाकी जो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं वो फीमेल बनेगी और नॉर्मल बनेंगे, ठीक है। ओके सर। दोनों तरह से बनते हैं। ऐसे इसमें भी होता, हो सकता होता हो, किसी लिजार्ड में होता होगा, ठीक है, मे बी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, सर बट नॉर्मली मेल फीमेल दोनों पाई जाती है। हाँ बोलो खास में। सर जब हम सेल साइकिल को स्कीमेटिकली दिखाते हैं तो फिर हम सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल को कैसे दिखाएंगे सर? क्या क्या किसको? सेंट्रियोल को समझा नहीं, कौन से डायग्राम की बात करो? स्कीमेटिकली जब दिखाते हैं सर, हम वो सेल साइकिल को दिखाते थे ना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टाइम पे, हाँ डिवाइड करते टाइम पे, तो हाँ, उसके अंदर वो सेंट्रियोल को कैसे दिखाएंगे सर? वो मैंने कॉपी पे डायग्राम ठीक से नहीं बनाया था। देखता हूँ मेरे पास डायग्राम अगर पड़ा होगा, वेट। चल पहले ये देखो ना, ये सेंट्रियोल दिखा तो रखा है, ये लो। सर उसके अंदर वाला ठीक से नहीं दिख रहा, क्या? अरे टी शेप ऐसे दिखाएंगे भाई, ऐसे टी शेप। ये सेंट्रोसोम हो गया, एक ही बनाए तो भी चलेगा। एक ही बनाना ही है। ये सेंट्रोसोम में दो होते हैं और सेंट्रियोल ये एक हो गया, एक ही बनाना है, ये एक ही बना है, ओके सर। ये एक ही बना है, ठीक है। यस सर, थैंक यू अब समझ आ गया?